में हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैश फ्लो के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को मैंने कुछ समय के लिए होल्ड में डाल दिया था। अब मैं बात कर रहा हूं केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। चलो ठीक है, चलो अब हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट पर बात करते हैं। मैं फॉर्मेट से ही आपको आगे बढ़ाता हूं। कल मैंने आपको एक रामबाण वाला वो बताया था, एक वर्ड की रामबाण। इस रामबाण के अंदर मैंने क्या बताया था, जितने भी तरह के हमारे एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होंगे वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते हैं। जितनी भी तरह की हमारी इनकम हो या गेन हो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देते हैं, उसको माइनस। क्या कर देते हैं हम उसे, माइनस। डन। चलो ये है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। ध्यान से देखते चले जाना मैं कर क्या रहा हूं और मैं लिख क्या रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस पर आ जाओ। अब इसके ऊपर हम लड़ाई लड़ते हैं कि ये है क्या, सीन क्या है इसका। सीन मैंने कल बताया था आपको कि हमें जैसे मैंने कल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा के बताया था आपको, तो इस प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रॉफिट की जो लड़ाई होती है ना वो बहुत अजीबो गरीबो तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको, जैसे मैंने बताया था कल आपको, एक हमारा हमने 11th क्लास के अंदर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। ध्यान हो आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने ग्रॉस प्रॉफिट बनाई, यहाँ पर इनकम, यहाँ सभी एक्सपेंसेस, फिर भी एक्सपेंसेस, कोई इंटरेस्ट, कोई दुनिया भर के एक्सपेंसेस, इवन इंक्लूडिंग टैक्स भी माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। इस नेट प्रॉफिट, इस नेट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ नेट का मतलब हो जाता है आफ्टर टैक्स। नेट का मतलब हो जाता है आफ्टर टैक्स। नेट का मतलब हो जाता है आफ्टर टैक्स। चलो हमें क्वेश्चन के अंदर ये वाला प्रॉफिट दे रखा है। अब इस प्रॉफिट से हमें इस प्रॉफिट पर जाना है, क्योंकि हमें इसलिए जाना है इस प्रॉफिट पर, खाली डायरेक्ट इस प्रॉफिट पर नहीं जाना। मैंने कल इसके ऊपर पूरा लेक्चर खराब जो है आपको दिया था कि हमें केवल उन लोगों को बाहर निकालना है जो लोगों की वजह से हमें परेशानी हो रही है। अब वो दो लोग थे, एक लोग था हमारा नॉन कैश आइटम्स और दूसरे इंसान थे हमारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो हमें केवल उन्हीं आइटम्स को यहाँ उठाना है, केवल नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करते 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 हमें वहां पर लेकर जाना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये प्रॉफिट गिवन है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये प्रॉफिट पहुंचा कैसे होगा, मैंने बताया कल आपको, डेप्रिसिएशन यानी कि नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद, जनरल रिजर्व माइनस करने के बाद आपको ये प्रॉफिट मिला है। इस गलती को सुधारने के लिए मैं क्या कर दूंगा, उसे प्लस कर दूंगा। ठीक है, चलो ये चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। मैं डायरेक्टली टारगेट के ऊपर काम करता हूं। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्किंग नोट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा क्वेश्चन के अंदर। चाहे क्वेश्चन आपको बोलेगा तो खैर है ही नहीं, कभी कभी नहीं बोलेगा वो, लेकिन ये बात याद रखो हर क्वेश्चन के अंदर आपको वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है इस प्रॉफिट को लेने के लिए। ये वाला जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट तक आने के लिए, ये वाला जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस वर्किंग नोट को बनाना पड़ेगा। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। पूरे चांसेस हैं वो आपके मार्क्स को उड़ा सकता है, चाहे वो 2 नंबर उड़ाए, चाहे वो 2.5 नंबर उड़ाए, चाहे वो 1.5 नंबर, चाहे 3 नंबर, कितना भी काट दे। मिनिमम 2 तो खैर मान के चलो, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर उसके मार्क्स आराम से काट सकता है। उसके पास पूरी अथॉरिटी दे दोगे आप अगर आपने वर्किंग नोट नंबर नहीं बनाया तो। चाहे क्वेश्चन के अंदर एक ही पॉइंट क्यों नहीं है, चाहे वो एक ही पॉइंट क्यों नहीं है, एक ही लाइन क्यों नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन दिस अकाउंट या दिस वर्किंग नोट स्टिल। चलो क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, जो मैंने आपको बताया, उस प्रॉफिट को उठाकर यहां पर ले लो। जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट को उठाकर मैंने
यहां पर ले लिया। उसके बाद ऐड, अब फिर वही वाली बात, ऐड, मैं ऐड क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं ऐड, वही लोन सॉरी एक्सपेंसेस और लॉस, अगर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। अब यहां पर एक ही वर्ड है हमारे सामने कि भाई जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करा। अगर क्वेश्चन जनरल रिजर्व बोल दे या कोई भी रिजर्व बोल दे तो भी आप कुछ कैसा भी रिजर्व बोल दे तब भी आप ये डिस्कस करोगे, चाहे मैंने बोला एनी रिजर्व। ऐसा नहीं है सर उसने तो चिल्ड्रन पीस फंड दे दिया, आपने तो नहीं बताया चिल्ड्रन पीस फंड के बारे में, उसने तो उस फंड का नाम दे दिया, उसने उस फंड का नाम दे दिया, आपने नहीं बताया। नहीं, मैंने आपको एग्रीगेट एक शब्द बता दिया, वो है एनी रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम हटा देना उसमें से, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ द आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट स्टिल अगर मैं बात करता हूं आपके नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आप जनरल रिजर्व का नाम लोगे। जनरल रिजर्व ज्यादातर 90% तक आपके सामने क्वेश्चन जनरल रिजर्व का ही नाम डालेगा, बट स्टिल अगर वो जनरल रिजर्व के अलावा कोई और नाम डालने की कोशिश करता है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, ये समझ लेना सर ने हमने पहले नॉर्मल बताया वो एनी रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देन जनरल रिजर्व में बात समझ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, जनरल रिजर्व का मतलब हो जाता है किसी भी रिजर्व में मैंने पैसा ट्रांसफर किया। उसके बाद ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड वो भी प्रीवियस ईयर का। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, 2013 और 2014, इसमें जो ये वाला ईयर है ये हमारा, ये सॉरी 2014 2 ईयर हो गए, ये हमारा करंट ईयर हो गया और ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, पिछला साल। तो 2013 का डाटा आपको यहां पर लेना है, प्रीवियस ईयर का। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि करंट ईयर के डिविडेंड का कोई काम नहीं है हमारे पास, इस लाइन को लिख लो कि करंट ईयर का डिविडेंड पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी नहीं आएगा। प्रपोज डिविडेंड यहां भी प्रीवियस ईयर का आएगा और प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी प्रीवियस ईयर का ही आएगा। इस शब्द को लिख लो, जो आपने नोटबुक अपने ट्यूशन के लिए बनाई हुई है, इस शब्द को नोट करो अपने नोटबुक के अंदर कि करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई भी काम नहीं है। करंट ईयर का जो डिविडेंड होता है हम उसे कहीं भी कुछ नहीं कहेंगे उससे, कुछ नहीं कहेंगे उससे। अगर क्वेश्चन ने हमें वो प्रपोज डिविडेंड दे भी दिया, सामने हमें बैठा भी दिया, तब भी हम उसे लाइन को ऐसे काट देंगे और उसे इग्नोर कर देंगे, भाई तू हमें दिखाई नहीं दे रहा, जब तू हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम तुझसे कुछ पूछ भी नहीं रहे, चुप बैठे रहो बिल्कुल आंख बंद करके। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड की मैं बात कर रहा था, लिख ली लाइन आपने कि प्रपोज डिविडेंड के सॉरी करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। जहां भी दिख जाए लाइन ऐसे काट दो, जहां दिख जाए ऐसे लाइन, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का नहीं। हम यहां पर भी प्रीवियस ईयर के ही डिविडेंड पर बात करेंगे, इसके अलावा मैं जो तुम्हारा वो होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी वहां पर भी तुम प्रीवियस ईयर के ही डिविडेंड पर बात करोगे। यहां तक क्लियर हो गया डाटा। चलो उसके बाद मैं बात करता हूं इंट्रिम डिविडेंड के बारे में। इंट्रिम डिविडेंड हमें करंट ईयर का लेना है ना। अगेन कौन सा ईयर का, 2014, यानी कि करंट ईयर का आप इंट्रिम डिविडेंड दोगे। इंट्रिम डिविडेंड होता क्या है, इंट्रिम डिविडेंड होता है जो साल में 2 बार पे किया जाता है, हर 6 महीनों में। पहला डिविडेंड पे किया जाएगा 30 सितंबर को और दूसरा डिविडेंड पे किया जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, पहला डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो पे किया जाएगा 30 सितंबर को, दूसरा डिविडेंड 31 मार्च को। आपके लिए ये वाली चीज काम की नहीं है, केवल ये काम की है कि इंटरिम डिविडेंड साल में 2 बार पे किया जाता है, हर 6 महीनों में। यहां मैंने इसलिए बताया आपको 6 मंथ में, कभी आप ये समझो कि सर हो सकता है कि वो मतलब पहले डिविडेंड दिसंबर में दे दे, दूसरा डिविडेंड वो मार्च में दे दे, नहीं, 6 महीनों गैप में ही डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड हो गया। अब उसके बाद मैं ऐड कर रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के आगे मैं लगा दिया मेड।
क्या लगा दिया मैंने, मेड। अब देखो दोबारा से यहां तक, दोबारा यहीं पर आ जाओ, ज्यादा बड़ी बड़ी आइटम्स नहीं है, अब हम सीधा टारगेट डिस्कस करके देन क्वेश्चन को टारगेट कर लेंगे। आज आज और थोड़ी मेरी प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलेगा, कल मोस्ट प्रोबेबली या कल 100% चांस है कल हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, घबराओ मत। और एक बार इससे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे देन फिर हम स्पीड पकड़ लेंगे अपनी। ये चैप्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हफ्ते भर के अंदर अंदर ठिकाने लगाना है, हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रो वर्जन की स्टडी शुरू करेंगे। फिर मैं जो भी मेरे पास पब्लिकेशन है, विनेश पब्लिकेशन वगैरह, इनके सैंपल पेपर्स का मैं डाटा यानी कि चुन चुन के क्वेश्चंस आपके पास भेजूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, अब आओ टैक्स के ऊपर। हमारे पास जो हम टैक्स की बात करते हैं, ये टैक्स हमारा दो तरह से निकल के जाता है। एक अगेन वही, एक प्रीवियस ईयर का टैक्स और एक करंट ईयर का टैक्स। प्रीवियस ईयर के टैक्स को आप बोलते हो पेड टैक्स और करंट ईयर के टैक्स को आप बोलते हो मेड टैक्स। देखो मैंने कई बार आपको, अगर ध्यान हो तो मैंने कई बार आपको ये बात बताई है, जो ये फ्लो चार्ट बनाता हूं ना मैं, ये वाला फ्लो चार्ट, ये बहुत बहुत यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे आप केवल इस डायग्राम या इस एक चीज शक्ल को देखकर ही आप अपनी नॉर्मल अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक पेड टैक्स, प्रीवियस ईयर वाला पेड और करंट ईयर वाला मेड। इसके आगे की स्टेटमेंट मैं बताऊंगा। तो ये इस तरह का जो ये फ्लो चार्ट टाइप से बनाता रहता हूं ना, इसको आप साथ साथ अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहा करो। देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, नोटबुक जो आपने अब तक बनाई हुई है उस नोटबुक के अंदर केवल और केवल आपने क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और चाहे वो क्वेश्चन आंसर आपने इलस्ट्रेशन देख के करे हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर आपने एक दूसरे की नोटबुक मांग के करी हो, जिसका कोई अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो ये बातें बता रहा हूं, ये डायरेक्टली वो पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूं जो सीधा आपके एग्जाम को कनेक्ट करेंगे, जाकर केवल सीधे एग्जाम को, यही चीजों से ही हम एग्जाम को कवर करेंगे। टैक्स की बात बताई थी मैंने, टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, यानी कि 2013 फॉर एग्जांपल 2014। हमारे पास प्रीवियस ईयर वाले टैक्स को मैं पेड बोलता हूं, करंट ईयर वाले टैक्स को मैं मेड बोलता हूं। अगर आपको मान लो कंफ्यूजन आ जाती है, वैसे कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए और आएगी भी नहीं, बट स्टिल चांसेस होते हैं कि एग्जाम के दौरान हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, एग्जाम के दौरान हमें हेजिटेशन होती है, उस दौरान चांसेस बन जाते हैं कि भाई उस दौरान हमें सर थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप टैक्स के बारे में कैसे याद रखोगे, अगर कंफ्यूज हो जाते हो सर प्रीवियस ईयर में मेड तो लगा सकते हैं हम, कहीं पता चले प्रीवियस में मेड लगा दो, करंट ईयर में पेड लगा दो, तो इसको समझ लो पीपी के नाम से, पी 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 फॉर प्रीवियस ईयर और पी फॉर पेड, पी फॉर प्रीवियस ईयर, पी फॉर पेड। देन हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो मेड टैक्स है ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो पेड टैक्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस। फिलहाल अभी इतना समझो आप, ये क्वेश्चन, ये जो मैंने टैक्स का चिट्ठा बताया है, ये टैक्स का बहुत फैला हुआ रूप है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, थोड़ा सा है इसका भी अपना रुतबा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बट स्टिल मैं बैठा हूं, टेंशन ना लो। टैक्स हमारा दो तरह का हो गया, 2013 वाला, 2014 वाला। क्वेश्चन देगा, अगर क्वेश्चन देता है तो पेड प्रीवियस यानी कि पीपी, प्रीवियस ईयर को मैंने पेड मान लिया, करंट ईयर को मैंने मेड मान लिया, मेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है। ये इसमें एक वर्ड लिख लेना ऊपर, सॉरी, इसमें एक शब्द लिखो ऊपर की तरफ और इसमें एक शब्द लिखो नीचे। ऊपर का मतलब हो जाता है वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये वैल्यू प्लस हो जाती है, और नीचे मतलब लास्ट पॉइंट पर ये माइनस हो जाता है। टैक्स के बारे में ये पूरा इतिहास मैंने अभी बताया है आपको, थोड़ा सा एक टॉपिक और छोड़कर। ये नोट कर लिया, ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूं। ये नोट कर लिया, मैं रब करूंगा इसको, मैं यहां से हटाऊंगा इसे। मुझे जब सपोज करो टैक्स के बारे में, टैक्स के प्रीवियस और करंट ईयर के बारे में अगर क्वेश्चन
साइलेंट है, अगर क्वेश्चन टैक्स के प्रीवियस और टैक्स के करंट ईयर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो उसी टैक्स को, जो भी क्वेश्चन हमें टैक्स की अगर देगा, उसी टैक्स को हम प्रीवियस ईयर मान लेंगे और उसी टैक्स को हम करंट ईयर मान लेंगे। करंट ईयर मान के हम उसे प्लस कर देंगे और प्रीवियस ईयर मान के उसे माइनस कर देंगे, यानी कि अगेन ये ऊपर और ये नीचे। अगर साइलेंट होता है तो, यानी कि अगर क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि जो टैक्स की वैल्यू है ये प्रीवियस है या करंट है, अगर उसने हमें ये नहीं बताया कि जो टैक्स की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दी है ये प्रीवियस है या करंट, केवल उसने बोल दिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2000, अगर उसने इस तरह से बोल दिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसने ये वर्ड बोल दिया तो आप क्या करना, अगर उसने ये शब्द बोल देता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप इसी को पेड मान लो और इसी को मेड मान लो। मेड मान के यहां प्लस कर देना, पेड मान के वहां माइनस कर देना, वही ये ऊपर और ये नीचे। एक ही वैल्यू केवल होगी आपके पास, केवल एक वैल्यू केवल होगी और उसी वैल्यू को आप सेम सेम प्रेजेंट कर देना। डन। ये था हमारा टैक्स का पूरा इतिहास जो मैंने आपको बताया, जब तक क्वेश्चन आपको इसके अकाउंट के बारे में नहीं बोलता। लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने काफी हद तक आपको बता दिया, लगभग ये हमारे 20-25 तक के क्वेश्चंस को आराम से कवर कर लेगा, इतना कंसेप्ट जितना मैंने बताया है। उसके आगे जो लेवल टकराएगा हमारा कि सर टैक्स अकाउंट बनाओ, वो हम वही बात करेंगे। वो अभी सारी चीजें मैं एक बार में आपको डिस्कस नहीं करा रहा, मैं पजल बन जाएगी अदरवाइज आपके दिमाग में। ठीक है। हाँ, तो ये वही है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मैंने प्लस कर दिया। इस वाले शब्द को मैं ऊपर बोल रहा हूं, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट जो हम निकाल रहे हैं ये ऊपर वाला हिस्सा है। देन उसके बाद फिर मैंने लेस किया क्या, टैक्स रिफंड अगर मुझे होता है तो। अब रिफंड कैसे होगा टैक्स, रिफंड होगा टैक्स तो आपको माइनस करना है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, माइनस। अब इसमें केवल समझने वाली बात है कि सर टैक्स हम रिफंड कैसे कर सकती है कंपनी, गवर्नमेंट हमें। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी, नहीं। पहली बात तो आप टैक्स ज्यादा क्यों पे करोगे, आप उतना ही टैक्स पे कर दो जितनी आपकी इनकम पर बनता है, वही बहुत है। कंपनी या इंडिविजुअल ज्यादा टैक्स तो वो तब पे करना चाहेगा, पहले तो उसके अगर मान लो 100 रुपए टैक्स बन रहा है तो वो 100 रुपए तो भरने को तैयार नहीं है, वो 150 रुपए तो क्या गवर्नमेंट को देगा। तो यहाँ पर जो टैक्स रिफंड वाला जो कंसेप्ट आता है वो टीडीएस से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है एक तरह का। आप इस चीज को एग्जाम्पल में समझो, एक टीडीएस के हिसाब से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। टीडीएस कंपनी एक बार पे कर देती है, देन उसके बाद कंपनी को रिफंड हो जाता है। वो मेरी इनकम पर एक बार टीडीएस कट जाएगा, देन उसके बाद वो बाद में मुझे रिफंड हो जाएगा, तो वो एक तरह से इनकम मान के मैं यहां से माइनस कर दूंगा उसको। इतना हिस्सा समझो फिलहाल अभी इसका। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी आते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है तो मैं उसे माइनस कर दूंगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एबनॉर्मल कोई लॉस हुआ है तो उसको मैं प्लस कर दूंगा, यानी कि एबनॉर्मल इनकम माइनस और एबनॉर्मल लॉस प्लस, अगर इन दैट केस किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ हमारे सामने आया है तो। ठीक है। यहां तक के इतिहास में मुझे बताओ, ये वाला जो टॉपिक मैंने बताया, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा पूरा खत्म हो जाता है। इसके आगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक मुझे बताओ ये डाटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉफिट होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां पर। इधर कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आप यहां आंसर करोगे। ठीक है। जो आप यहां पर आंसर निकालोगे वही वैल्यू आपकी यहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब उसके बाद अब आ जाओ, अब ऐड। अब आओ अपनी लेवल पर, जो हम लेवल कल से डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ऐड करेंगे उन दो शिकायतों को। शिकायत क्या थी, हमारा नाम क्या था उसका, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को।
प्रॉब्लम्स, दो परेशानी मैंने शब्द बोला था कल, है ना। हम ऐड करेंगे अब परेशानी को, परेशानी वाला वर्ड बताया था मैंने आपको, है ना। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक हमने एक यूनिक वर्ड दे दिया, ठीक है, और वो एक वही यूनिक वर्ड ही हमारे उस पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेगा, उन पूरे सारे कंसेप्ट को कवर कर लेगा जो कंसेप्ट मैं एक शब्द में कह सकता हूं पूरा। अगर मैंने परेशानी वाला शब्द बोल दिया तो समझ जाना मैंने दोनों ही वर्ड्स के बारे में बात करी है, नॉन कैश वाले में भी और नॉन ऑपरेटिंग वाले में भी। अगर मैं परेशानी वाला शब्द बोल रहा हूं तो अगर मैं, समझ रहे हो ना बात को, अगर मैंने बोल दिया बेटा इसमें काम करो सारी परेशानियां प्लस कर दो, तो सारी परेशानी प्लस करने का मतलब आप समझ जाओ कि मैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश दो परेशानी के ऊपर बात कर रहा हूं। केवल हमारे सामने कैश फ्लो के अंदर दो ही प्रकार की परेशानी होती है। इसको लिख लो इन शब्द को भी, ये आप एक फ्लो चार्ट बनाकर हिंदी में लिखना है इसको, इस परेशानी के शब्द को हिंदी में लिखो, देन दो हिस्सों में डिवाइड करो इसको, एक नॉन कैश आइटम, एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब नॉन कैश में भी दो वर्ड्स हो गए, या नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश इनकम। नॉन ऑपरेटिंग में भी दो आइटम्स हो गए, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। परेशानी, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये शब्द मैं जो बोल रहा हूं, ये शब्द बेटा हो सकता है आपको उस मूवमेंट पर हंसी आ रही हो कि सर कैसे कैसे शब्द निकालते हैं हमारे लिए भी, है ना, लेकिन ये शब्द एक ऐसे देहाती शब्द है जो लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक आपको इस चैप्टर को लर्न करने में और इस चैप्टर को रिमाइंड रखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। केवल ये शब्द अगर मैं बोल देता हूं ना कि एक काम करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर सारी परेशानियों को प्लस माइनस कर दो, तो सारी परेशानी प्लस माइनस करने का मतलब हो जाता है सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो गई, आपको अंदाजा तक नहीं है। केवल अगर मैं ये कह दूं ना इसमें परेशानी प्लस कर दो या परेशानियों को माइनस कर दो, तो समझ लो 20 क्वेश्चन खड़े खड़े मैंने पूरे कर दिए यहाँ पर, 20-20 क्वेश्चन, और इसका एग्जाम्पल और इसकी झलक मैं भी दिखा दूंगा आपको थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। तो ऐड परेशानी में हमने पहले हम परेशानी को ऐड करेंगे, और परेशानी ऐड कौन सी होगी, नॉन कैश एक्सपेंसेस वाली परेशानी ऐड हो जाएगी, इनकम वाली माइनस, एक्सपेंस वाली प्लस, इनकम वाली माइनस। प्लस और माइनस वाला खेल हमसे ये रामबाण कहेगा, प्लस और माइनस वाला शब्द हमारा रामबाण वाला शब्द बोलेगा कि भैया प्लस करो या माइनस करो। लेकिन ये बात याद रखना, ये रामबाण वाला जो शब्द है ये केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ही यूज किया जाएगा। रामबाण वाला शब्द केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अलावा रामबाण वाला शब्द किसी और एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लिख लो इस बात को भी, रामबाण का शब्द केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज किया जाएगा। रामबाण क्या होता है कि अगर हम एक्सपेंसेस या लॉसेस को प्लस कर देंगे, इनकम या गेन्स को माइनस कर देंगे। ये शब्द को मैंने रामबाण इसलिए लिया क्योंकि आपको ज्यादा डीप कंसेप्ट में जाने की बार बार जरूरत नहीं है। आपको पता है एक्सपेंस हुआ ऐड कर दो, आपको पता है लॉस हुआ ऐड कर दो, आपको पता है इनकम हुई माइनस कर दो, आपको पता है प्रॉफिट हुआ माइनस कर दो, इसीलिए मैंने इसको रामबाण बोला है। तो दो हमारे सामने रामबाण का काम करेंगे, एक तो यही अमाउंट और एक परेशानी वाला, ये दो आपस में इन्हें मर्ज कर दो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, है ना। अब नॉन कैश आइटम्स में ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आई होप, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। परेशानी, ठीक है। अब चलो, अब मैं ऐड कर रहा हूं, अब ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सपेंस को ढूंढो। सबसे पहले मैंने नॉन कैश के लिए डेप्रिसिएशन ढूंढी, डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है मेरा, नॉन कैश एक्सपेंस। फिर मैंने बात करी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर मुझे एसेट्स को बेचने से क्या हुआ है, लॉस, अगर मुझे एसेट्स को बेचने से क्या हुआ है, लॉस, तो मैंने उसे प्लस कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या है, हमारी परेशानी नंबर 2, ये है परेशानी नंबर 1। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। उसके बाद प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या बैंक ओवरड्राफ्ट, कैसी भी हो, हम मेन बात है इंटरेस्ट,
और सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट पेड होना चाहिए वो, चाहे वो किसी का भी हो। समझ रहे हो ना? मेन बात क्या है, केवल केवल इंटरेस्ट पेड की मैं बात कर रहा हूं। अब चाहे वो इंटरेस्ट पेड हमारे डिवेंचर का हो, है ना, चाहे वो इंटरेस्ट पेड हमारे डिवेंचर का हो, चाहे वो इंटरेस्ट पेड मेरा लोन का हो, चाहे वो इंटरेस्ट पेड शॉर्ट टर्म किसी चीज का भी हो, क्वेश्चन ने आपसे ये बोल दिया कि भैया इंटरेस्ट पेड, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इंटरेस्ट पेड के ऊपर एक बहुत अच्छी कथा है हमारे पास, मैं इसको रब कर दूं, ये वाली पॉइंट बताओ, ये उतार लिया सबने? अदरवाइज मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेरे पास जो बोर्ड है उसका साइज कम पड़ रहा है, 10 फीट का बोर्ड होने के बावजूद भी उसका साइज कम है मेरे पास। अंदाजा लगा, मुझे पूरी दीवार के बराबर बोर्ड चाहिए ताकि मैं उस पर काम करूं। बताना बेटा, ये वाला उतार लिया, इसको मैं रब कर दूं यहाँ से, फटाफट से बताओ मुझे कि कोई भी चीज ऐसी रह ना जाए जो मैं यहां से कराऊं और आपके वहां तक वो ना पहुंच पाए। रब कर देता हूं यहां से, ठीक है। मैं बात कर रहा था इंटरेस्ट पेड के ऊपर। अब इंटरेस्ट पेड की चर्चा करते हैं बड़े गहन अध्ययन तरीके से, ध्यान से देखना है शब्द को, मेरी किसी भी बात को मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, इग्नोर करने की कोशिश मत करना। अगर आपको ये लगा ना कि ये क्लास वैसी ही जा रही है, चाहे वो रिपीटेड बेसिस की क्लास है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, आपसे बड़ा बेवकूफ फिर कोई नहीं ठहराया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट के ऊपर, चाहे वो इंटरेस्ट हमारी पेड हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, मैं केवल उस इंटरेस्ट को निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। अगर ये चीजें अगर आपको आप ध्यान आ जाए, ध्यान रहेंगी, तो आप आराम से क्वेश्चंस को स्मूथली लेकर चलोगे, आराम से। क्वेश्चन के अंदर आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, कैश फ्लो का जब हम ये चैप्टर स्कूल में कराते हैं ना, तो लगभग लगभग ऐसा होता है, ज्यादा 15 या 20 या 25 मिनट के अंदर अंदर, वो भी मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर अंदर ऐसा कंसेप्ट खत्म और डायरेक्ट क्वेश्चन पर कूद मारते हैं हम। यहाँ मुझे कल के 1 घंटा और आज का 1 घंटा भी ठिकाने लग गया, अभी तक तो मेरा एक फॉर्मेट पूरा नहीं हुआ जिस फॉर्मेट में पूरा कर सकूं, ठीक है। तो ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन एक बार फॉर्मेट हमारे दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ हमारा, इसका क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। फॉर्मेट खत्म होते ही, जो है ये इसका कॉन्सेप्ट खत्म होते ही, एक आज में फॉर्मेट खत्म होते ही ये चैप्टर पानी की तरह बह जाएगा हमारे पास से। मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे मेरे लिए लोन हो, चाहे मेरे पास डिवेंचर हो, चाहे मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो, देखो दो चीजें मैं काउंट कर रहा हूं। देखो, लोन और डिवेंचर हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स है। ये हमारी लायबिलिटी का पार्ट हो जाते हैं, ये मेरे लिए एसेट्स का पार्ट हो जाते हैं, बट फिर भी मैंने इनको फिलहाल के लिए इनको एक साथ खड़ा कर दिया जिससे कि मुझे झगड़े ना हो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, तरीका कि हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो वो तरीका बता रहा हूं, है ना। अब वो तरीका चाहे इंटरेस्ट रिसीव का हो, चाहे हमारी उसका हो। 2013 और 2014 हमारे पास 2 ईयर्स हैं। एक बार हमें वैल्यू दे रखी है, लोन दे रखा है, डिवेंचर कुछ भी 2 लाख, और एक बार दे रखा है हमें 5 लाख, ठीक है। एक बार हमें लोन हुआ, चाहे डिवेंचर हुआ, चाहे इन्वेस्टमेंट हुआ। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट को निकालने का। अब चाहे मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड निकाल रहा हूं, चाहे मैं इंटरेस्ट पेड निकाल रहा हूं, मैटर एक ही है। अंतर से कितना होगा, अगर यहाँ पेड निकलेगी तो वो प्लस हो जाएगी, रिसीव्ड निकलेगी तो नीचे जाकर वो माइनस हो जाएगी, निकलेगी इसी तरीके से जो तरीका मैं बता रहा हूं। पहले तो इसमें ये देखो, आपके पास प्रीवियस ईयर कौन सा नजर आ रहा है, 2013 या 2013 और 2014 में प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2013, और करंट ईयर कौन सा है, 2014। चलो मैं इसमें शिफ्ट लिख देता हूं, है ना। ये हमारा प्रीवियस ईयर और ये हमारा करंट ईयर, ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला केस, अगर क्वेश्चन सर साइलेंट है इसके बारे में, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि 10% की लोन है, देखो रेट वो देगा, रेट तो वो देगा, इसकी घबराने वाली बात नहीं है। सर उसने रेट नहीं दिया, फिर हम क्या करें? अगर उसने रेट ही नहीं दिया हमें डिवेंचर का, ऐसा तो पॉसिबल 100% है ही नहीं कि वो डिवेंचर की रेट ना दे। समझना जरा मेरी वर्ड्स को, अगर क्वेश्चन ने डिवेंचर्स दिए हैं तो 500% चांस है कि वो रेट आपको देगा, ऐसा तो है हो ही नहीं सकता कि वो रेट ना दे। रेट दे दिया, मान लो डिवेंचर नहीं है, लोन है, तो
सर उसने लोन की रेट नहीं दी फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने आपको डिवेंचर्स के अलावा बता रहा हूं मैं, डिवेंचर्स की रेट देगा, वो उसके लिए तो प्रॉब्लम क्लियर नहीं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो सर उसने लोन तो इशू कर दिया लेकिन रेट नहीं दी, तो लोन की रेट वो 90% चांसेस है वो देगा, नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। उसी प्रकार से मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। अगर इन्वेस्टमेंट उसने खरीदी है, पे की है, जो भी है, अगर वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स की रेट देता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं देता सर हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो रेट का होना हमारे पास जरूरी है पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन सेकंड थिंग इज क्वेश्चन साइलेंट है सर इंटरेस्ट के बारे में। इस बात को लिखो, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाएगी ही जाएगी, चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो चाहे इंटरेस्ट पेड हो। लिखो इस लाइन को, चाहे क्वेश्चन बोलता है और चाहे क्वेश्चन नहीं बोलता, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड वेदर इट्स अ पेड और वेदर इज अ रिसीव्ड। लिखो इस लाइन को, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से फटाफट लिखो। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, वन ऑफ द मोस्ट। इसे सर्कल करके और इंपोर्टेंट लिख लो। जल्दी से बताओ फटाफट कि ये नोट करा या नहीं करा। मैं जब भी आगे बढ़ूंगा तो मेरा आगे बढ़ने का मतलब हो जाता है कि आपको नोट करना। वेरी गुड, लिख लिया सबने? ठीक है, मैंने लाइन क्या बोली? इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन बोले या ना बोले। अच्छा, इंटरेस्ट के आगे ऑब्लिक करके ना डिविडेंड और लिख लो। इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड, जहां आपने इंटरेस्ट का शब्द लिखा है ना वहां ऑब्लिक डिविडेंड लिख दो। वेरी गुड, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी? इंटरेस्ट डिविडेंड। चाहे क्वेश्चन बोलता है तो उसका एहसान है हमारे ऊपर कि भैया उसने बोल दिया कि इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन दीज लोन्स, तो उसका बहुत बहुत बड़ा एहसान है। अगर उसने तुम्हें नहीं बोला तो याद रख लेना, सबसे बड़ा ये जो वर्ड मैंने बताया ना, ये सबसे बड़ा हथियार बनेगा तुम्हारे क्वेश्चन को गलत करने का। सबसे बड़ा हथियार बनेगा क्वेश्चन गलत करने का, केवल और केवल क्वेश्चन साइलेंट कर देगा आपको। इंटरेस्ट और लोन, इंटरेस्ट और डिबेंचर के बारे में उसने रेट दे दी, छोड़ दिया क्वेश्चन, उसने ऐसे बोल दिया 10% ऑफ डिबेंचर, बस। इसके अलावा उसके बारे में उसने पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई चर्चा नहीं करी। यही कारण बनेगा आपके क्वेश्चन को गलत करने का। इसलिए बड़ी सावधानी से आपको जो मैंने लाइन लिखवाई है उसे बड़े सुंदर तरीके से ऐसे फूलमाला ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके बना लो कि इंटरेस्ट हो या डिविडेंड, टैक्स विल बी पेड और रिसीव्ड डेफिनेटली वेदर क्वेश्चन इज स्पीक और नॉट। चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, चाहे क्वेश्चन साइलेंट मोड पर भी खड़ा हो जाता है तो भी हम इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन करेंगे। और ये हम जोर कब लगा रहे हैं, लड़ाई हम कब कर रहे हैं? जब इंटरेस्ट की रेट गिवन होगी, और डेफिनेटली इंटरेस्ट की रेट गिवन होगी। अगर क्वेश्चन आपको जज करना चाह रहा है तो इंटरेस्ट की रेट डेफिनेटली 500% गिवन होगी, इसमें घबराने की बात ही नहीं है। अब समस्या आती है कि सर वो चुप तो हो गया, चलो अब वो चुप होने के बाद हम निकालेंगे किस पर इंटरेस्ट और लोन या इंटरेस्ट ऑन वगैरह जो भी है, हमें 10% की दे दी। साइलेंट के केस में आप प्रीवियस ईयर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। लिखो इस लाइन को ही, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दैट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओनली प्रीवियस ईयर्स वैल्यू। प्रीवियस ईयर, लिखो इस लाइन को। अभी इसके बारे में बहुत डीप डीप चर्चा करूंगा, घबराओ मत। ऐसी ऐसी लाइनें आपको लिखवा दूंगा जो लाइन आपके ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी इस चैप्टर के अंदर। और उन लाइनों से अगर आपने जो है छेड़खानी करने की कोशिश करी और आपने ये सोचने की कोशिश करी कि ये लाइन तो ऐसे ही है, चलो इसको पार करके देखते हैं, कि बिना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली गलत कर बैठोगे क्वेश्चन को। ये बात भी याद रख लेना। क्लियर कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट लोन नहीं, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे वो डिविडेंड हो, tax will be calculated definitely on the previous year value if question is silent। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है तो आप इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है वो किस पर करोगे? केवल प्रीवियस ईयर की वैल्यू पर। दैट मींस 2 लाख की फिगर, 2 लाख का 10% निकाल दो चुपचाप और घर चले आओ बिना कोई शोर शराबा करे, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। पहला पॉइंट, पहली केस स्टडी।
दूसरी केस स्टडी, अगर मान लो मैं ये कहता हूं लोन की बात कर रहा हूं, मैं ध्यान रखना, चाहे मैं लोन का वर्ड यूज कर रहा हूं, चाहे डिवेंचर, चाहे इन्वेस्टमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन वर्ड्स पर मत जाओ, केवल थीम पर जाओ कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। भाई तरीका जो मैं बता रहा हूं वो तीनों के लिए सेम है। मैं यहां पर एक लोन का वर्ड उठा रहा हूं। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं एडिशनल लोन, जो एडिशनल लोन हैव टेकन ओवर बाय कंपनी, जो कंपनी ने टेक ओवर किया है, वो किया है सितंबर को या दिसंबर को, दिसंबर मानो आप, सितंबर तो मत मानो, दिसंबर मान लो, 1 दिसंबर को 2013। अब सुनो जरा सावधानी के साथ, अगर क्वेश्चन साइलेंट था तब तक हमारे लिए कोई परेशानी उसने नहीं खड़ी करी गई, तब कोई दिक्कत उसने नहीं करी अगर क्वेश्चन साइलेंट था। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, अगर वो बोल गया तो समझ लेना वो जहर ही उगला है अपने मुंह से, वो कोई शुद्ध या कोई साफ शब्द नहीं बोलेगा आपके सामने जिसको देखकर आप खुश हो जाओगे। या तो वो चुप रहे, वो तभी ठीक है। अगर वो गलती से बोल गया तो केवल उसने जहर निकाला है, और वो जहर क्या है कि जो एडिशनल लोन, यानी कि 3 लाख रुपए का हमने लोन लिया है, 2 लाख से 5 लाख की फिगर हुई ना, हमने जो 3 लाख रुपए का जो लोन लिया है, ये कब लिया है? 1 दिसंबर को। कब लिया? 1 दिसंबर को। मैंने 2 लाख रुपए थे मेरे पास अप्रैल के अंदर, 1 दिसंबर को मैंने 5 लाख रुपए का लोन और ले लिया, सॉरी 3 लाख रुपए का लोन और ले लिया। अब मेरे पास कितनी वैल्यू हो गई उसकी? 5 लाख। क्वेश्चन को समझो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मेरे पास 2 लाख रुपए का लोन है। मैंने 1 दिसंबर को 3 लाख रुपए का लोन और ले लिया। ठीक है, मैंने 1 दिसंबर को जो है 3 लाख रुपए का लोन और ले लिया, मेरे पास लोन हो गया 5 लाख रुपए का। मैंने जो 3 लाख रुपए का लोन लिया है वो कब लिया है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ही मेरे पास 3 लाख रुपए आए हैं। दिसंबर से पहले मेरे पास कितने रुपए थे? 2 लाख। दिसंबर से पहले मेरे पास कितने रुपए थे? 2 लाख। और दिसंबर के बाद कितने रुपए हैं? 5 लाख। इसको ही समझो पहले, इस क्राइटेरिया को, यही इस इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन की रीढ़ की हड्डी बनेगा जो मैं शब्दवादी आपसे कह रहा हूं। वो क्या है? मैं ये बात कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए का अमाउंट था लोन का। उस 2 लाख रुपए के बाद मैंने 3 लाख रुपए का लोन और ले लिया, मतलब मेरा लोन 5 लाख रुपए का हो गया 1 दिसंबर को। दिसंबर से पहले मेरे पास कितने रुपए थे? 2 लाख। दिसंबर में लोन लेते ही मेरे पास हो गए 5 लाख। 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो 1 दिसंबर है, अभी शुरू हुआ है। तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने तक मैंने 2 लाख रुपए को होल्ड करा है 8 महीने तक मैंने 2 लाख रुपए को होल्ड करा है। तो इसका मतलब 2 लाख पर इंटरेस्ट निकलेगी 8 महीनों की, 2 लाख पर इंटरेस्ट निकलेगी 8 महीनों की। और 5 लाख को कितने महीने होल्ड करा है आपने? दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने तक आपने 5 लाख होल्ड करा है। तो 5 लाख पर जो इंटरेस्ट निकलेगी वो निकलेगी 4 महीनों की। इसकी मैं कैलकुलेशन ही कर दूं सो दैट आपका डिजिट से ही अमाउंट क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूं आपको। 2 लाख का 10% इंटू 8 डिवाइड बाई 12, ओहो ये तो उसमें आ गया पॉइंट में। 2 लाख का 10% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, 13,333। आने दो, कोई बात नहीं, हमें फिगर तो उठानी है। ये आ गया 13,333। फिर उसके बाद मैंने उठाया 5 लाख, 5 लाख का 10% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 16,667, है ना। ये आ गई 30,000 की इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को लेकर मैं इसको रेड पेन से लिखता हूं, है ना, ध्यान से देखना। ये जो 30,000 रुपए की जो इंटरेस्ट आई है, इस 30,000 रुपए की इंटरेस्ट को आप यहां लिखोगे। अगर ये इंटरेस्ट पेड होता है तो, अगर ये इंटरेस्ट पेड होता है तो आप यहां लिखोगे, और अगर ये इंटरेस्ट रिसीव होता है तो नीचे जाके माइनस करोगे।
थीम ये है। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने अभी डिस्कस किया, इसके बारे में बताओ ये क्लियर है या नहीं है? फटाफट मुझे आंसर करो, फटाफट मुझे आंसर करो, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? कि अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट वो जो है शेयर लोन ले लेता है, और अगर ऑफ ट्रैक लोन लेता है, अगर क्वेश्चन अपने जहर उगल देता बोल पड़ता है, तो आपको क्लियर हुआ डाटा या नहीं, ये बताओ। बताओ बेटा बताओ, शाबाश, जल्दी से जल्दी बताऊंगे जब भी मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि जो जो क्रिटिकल पॉइंट में डिस्कस करा रहा हूं इनका मुझे आंसर चाहिए। जब तक मेरे पास एक भी बच्चे का आंसर रुक गया तब तक मैं टॉपिक को लेकर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्लियर हो गया? चलो शाबाश, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो। ठीक है, अब चलो मैं एक अब तीसरा पॉइंट बताता हूं, पॉइंट नंबर 3। अब मान लो ये 2 लाख रुपए का लोन है और ये घटकर 50,000 हो जाता है, या 60,000 कर लो, क्योंकि वो फिगर 50,000 से 5 लाख को रिलेट कर दोगे अगर आप। अगर ये 2 लाख रुपए का लोन घटकर 6-7 हजार का हो गया, तो हालात कैसे पैदा होंगे? फिर हालात ही वही पैदा होंगे। मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैंने 1,40,000 रुपए की पेमेंट कर दी, लोन की पेमेंट करी, चाहे डिवेंचर की पेमेंट करी, चाहे इन्वेस्टमेंट को मैंने बेच दिया, कैसे भी कर दिया मैंने, है ना। 1,40,000 की जो पेमेंट हुई है वो मेरी 1 अक्टूबर को हुई है। 1 अक्टूबर का मतलब क्या हो गया? 1 अक्टूबर नहीं, 31 अक्टूबर करो, ये 6 महीने कोरिलेट हो जाएंगे। 2 लाख रुपए की वैल्यू घटकर 60,000 रुपए की हो गई, कब हुई? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर नहीं, 31 होगा। ठीक है, मेरे पास पहले थी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए का लोन था। इस 2 लाख रुपए की पेमेंट मैंने 31 अक्टूबर को कर दी, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ, 7 महीने बाद मैंने 1,40,000 की पेमेंट कर दी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, 7 महीने काउंट कर रहा हूं मैं, 7 मंथ। दैट मीन्स 7 मंथ बाद मैंने अपनी 1,40,000 रुपए की पेमेंट कर दी। अगर मैंने 1,40,000 रुपए की पेमेंट कर दी तो क्या हुआ? फिर हुआ ये कि 2 लाख रुपए का जो लोन था, इस पर 10% की इंटरेस्ट मैंने कितने महीने होल्ड करा है इसको? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में तो मेरे पास पेमेंट मैंने करने के बाद ये वैल्यू रह गई, यानी कि 7 महीने। पहले 7 मंथ ये वैल्यू रही और फिर घटकर हो गई 60,000। तो 60,000 का 10% और अगले 5 महीने, कौन से 5 महीने? अक्टूबर तो गया, आ जाओ नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ। ये दो वैल्यूज जो आएंगी, इन दो वैल्यूज को आप अगेन यहीं पर ले लोगे इंटरेस्ट पेड के नाम से, अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो। यहां तक इंटरेस्ट ऑन लोन का टारगेट हमारा जो पॉइंट है वो खत्म हो जाता है ना। कितना एरिया है हमारे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट और डिविडेंड। इंटरेस्ट और डिविडेंड को कैलकुलेट करने का जो रास्ता है, जितने भी हमारे पास तरीके हैं वो ये तरीके हैं। क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज डालता रहेगा, हम इन्हीं मेथड्स को बार बार अप्लाई करके हम अपने समाधान निकालते रहेंगे समस्या का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक एड पॉइंट में गुडविल, राइट ऑफ गुडविल। अब लड़ाई होती है हमारी गुडविल के ऊपर। अगर क्वेश्चन गुडविल बोल दे तो हम ठीक है, फिर तो हम खुश हैं, बहुत अच्छी बात है ना, फिर तो हम हंसते रहते हैं।
अगर क्वेश्चन बोल दे ट्रेडमार्क, क्वेश्चन बोल दे पेटेंट, क्वेश्चन बोल दे माइनिंग राइट, फिर हम कंफ्यूज है, सर ये वर्ड तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, ये वर्ड कहां से निकाल लाए आप, या ये वर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर मैंने कहां से दे दिया, ये तो अभी कभी तक हमने कभी देखा ही नहीं कि पेटेंट और ट्रेडमार्क भी हो सकते हैं, है ना। अब मैं केवल गुडविल का शब्द यूज ना करके अगर मैं एक वर्ड यूज करूं इंटेंजिबल असेट्स का, तो शायद आप समझ जाओगे कि हाँ, इंटेंजिबल असेट्स का मतलब वो सारी असेट्स, चाहे वो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, माइनिंग राइट कोई भी होती है, उन सभी एसेट्स को हम लोग मानते हैं इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, उन सभी एसेट्स को हम मान रहे हैं इंटेंजिबल असेट्स, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क, चाहे कॉपीराइट, चाहे माइनिंग राइट, कुछ भी हो। मैंने एक शब्द में सब कुछ कवर कर दिया। मैंने बोला राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब होता है कम होना, ये भी याद रख लेना, कम होना हो रहा है, मैं ज्यादा ज्यादा की बात नहीं कर रहा। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, तो उस दौरान आप उसे क्या कर दोगे, प्लस। बस इतना समझो। सर ज्यादा हो गई तो ज्यादा हो गई, वो वाला मैं अभी कंसेप्ट ओपन नहीं कर रहा, टाइम बहुत लग जाएगा उसमें, फिर मैं घूम फिर के बेकार में बिना कोई बुलाए मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी घर चला जाऊंगा और वो मुझे बाहर से भगा देंगे वहां से, क्योंकि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी घर में हूँ, इन्वेस्टिंग वाले मुझे जगह नहीं देंगे, इसलिए मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, अब चाहे इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल का नाम आ जाए तो नहीं घबराना आपको, पेटेंट का नाम आ जाए तो नहीं घबराना आपको, ट्रेडमार्क का नाम है तो नहीं घबराना आपको, कभी नहीं घबराना। एड को अगर कम हो जाती है तो उन्हें माइनस कर दो आप, ठीक है। उसके बाद अब एक वर्ड आता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस का। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है मिसलिनियस, जैसे कि हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, डेवेंचर इशू एक्सपेंसेस हो गए, या डिस्काउंट ऑन डेवेंचर हो गया, या रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डेवेंचर हो गया, या प्रेफरेंस शेयर हो गया। सारे नाम आपने सुन रखे हैं। अब आपने इशू ऑफ डेवेंचर का भी चैप्टर कर रखा है, आपने इशू ऑफ शेयर का भी चैप्टर कर रखा है। तो आपने, जब मैंने इशू ऑफ शेयर का चैप्टर कराया था, तो उस दौरान मैंने 1 घंटे की क्लास केवल इस आधार पर लगा दी थी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को किस जगह यूटिलाइज किया जाए। इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी डाली थी चैनल पर, है ना, तो शायद आपने वो देखी भी होगी, आई होप, नहीं होगी तो देख लेना। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 1 मार्क के एमसीक्यूज टकराने के लिए, कि प्रिलिमिनरी सॉरी जो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको हम कहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये वाला एक मैंने कॉन्सेप्ट डाला था उसमें, जिसमें कम से कम 45 से 50 मिनट की क्लास थी उस एक टॉपिक के ऊपर। तो जितने भी हमारे शेयर इशू एक्सपेंस होते हैं, डिबेंचर इशू एक्सपेंस होते हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर होता है, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये शब्द भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं है, अगर मैं ये कहूं सर ये नया है, बिल्कुल नया नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, एड हो जाने के बाद यहां से जब इन सारे अमाउंट्स को ऐड करते चले जाओगे आप, ये वाला प्रॉफिट निकलेगा। उसके बाद माइनस वाला शब्द निकलेगा आपके सामने, माइनस में अपोजिट कर दो, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या इंटरेस्ट रिसीव्ड, या रेंट रिसीव्ड, या डिविडेंड रिसीव्ड। देखो रेंट रिसीव मैंने करा है, यहां पर मैंने यहाँ रेंट रिसीव तो करा है, लेकिन मैंने वहां रेंट पेड ऊपर प्लस नहीं करा। वजह, क्योंकि रेंट पेड जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, हम उसे छेड़ेंगे भी नहीं। लेकिन हमारी जो रेंट रिसीव्ड है ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद आपका ये प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। इसको आप बोलोगे प्रॉफिट बिफोर, मैं रेड से लिखता हूं, काफी सारा ब्लैक ब्लैक हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां लिखोगे आप प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। ये सब आपको ये वर्ड आएगा नॉर्मली, जो ये आंसर निकल के आएगा, चाहे पॉजिटिव निकले चाहे नेगेटिव निकले, रिस्पेक्टिवली
क्या लिखोगे आप? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब एड और लेस, यहां एड और लेस हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी वाला गेम खेलेंगे। अगर हमारी करंट असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है या करंट लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, करंट असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है या करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है। अब लॉस फाइंड आउट करना है हमें इस चीज को लेकर। क्यों साफ क्यों नहीं आ रहा? साफ तो है, सारी डिजिट्स क्लियर हैं। अच्छा वो थोड़ा सा वैसा हो गया होगा, रुको एक मिनट, ये लो बस, ठीक है। अब यहां पर हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को प्लस माइनस कर लेंगे। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को प्लस माइनस करने के बाद हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। यहां हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाती है। लेकिन एक शब्द और एक बात हमेशा याद रखना कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को भी प्लस माइनस करना इतना आसान काम नहीं है। अगर आपको हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में भी ये रामबाण वाला तरीका काम करेगा। ये वाला जो रामबाण मैंने बताया करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए ज्यादा बताया है। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को आप माइनस प्लस किस तरह से करोगे? ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया भाई स्टॉक मेरा बढ़ गया, चलो प्लस माइनस कर दो, फिर लायबिलिटीज बढ़ गई कम हो गई, नहीं नहीं, इस तरह से आपको कैलकुलेट नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेंट रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आएगा बेटा, वो तो आएगा ही आएगा। वो तो जो वहां पर आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, घबराओ मत। फिलहाल अभी ऑपरेटिंग पर रहो कि हम ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टिंग को भी यहाँ डिस्कस करने लगा तो पजल बन जाएगी दिमाग के अंदर। फिर आप एक बार ऑपरेटिंग पर लाऊंगा, फिर उठाकर फिर आपको इन्वेस्टिंग पर ले जाऊंगा, फिर ऑपरेटिंग पर लाऊंगा, फिर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पर ले जाऊंगा। तो ऐसे में ये नहीं नचाना, एक ही जगह पर रहो। पहले हम उसे साफ करते हैं पूरी तरह से, फिर अगले रूम को साफ करेंगे, है ना। मैं कह रहा था करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट आप लोग किस तरह से करोगे। फॉर एग्जांपल आप लोग करते हो कैसे, पता है? करंट असेट्स करंट लायबिलिटी कैसे करते हो आप? करंट असेट्स इन्वेंट्री बढ़ी प्लस माइनस, पता नहीं। लायबिलिटीज कम हुई, करंट क्रेडिटर का बढ़ना, पता नहीं, नहीं पता, नहीं। अब जो मैं बोल रहा हूं उस शब्द को सुनना यहां से कि मैंने वर्डिंग्स क्या बोली और वही वर्डिंग्स आपको इस्तेमाल करनी है। मैंने क्या बोला? स्टॉक 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का हो गया, ओके, 1 लाख रुपए का स्टॉक प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब माइनस। वर्ड सुने, मेरी पूरी लाइन सुनी आप लोगों ने। मैंने क्या बोला? स्टॉक 2 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए का हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट क्या होता है? माइनस। जब तक हमारे अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर प्रॉफिट और लॉस का शब्द मुंह से नहीं निकलेगा, समझना मेरे शब्दों को, जब तक असेट्स और लायबिलिटीज को लेकर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेगा, जब तक हमारा दिमाग इस चीज को, सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये रामबाण वाले काम पर इशारा करना चाह रहा है क्वेश्चन, कि प्रॉफिट हुआ तो माइनस कर दे इसमें चुपचाप, और लॉस हुआ तो इसको प्लस कर दो। एग्जाम्पल मैं लायबिलिटी का लेता हूं, क्रेडिटर। क्रेडिटर मेरे 2 लाख से बढ़कर, सॉरी 3 लाख से 2 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गई, ओके, 50,000 की लायबिलिटी कम हुई, मतलब 50,000 का प्रॉफिट हुआ। पूरी लाइन आनी चाहिए मुंह में से निकल कर। अगर ये लाइन आप प्रैक्टिकल इस चीज को एक्सेप्ट करके देख लेना, एक बार आप मन ही मन इस क्वेश्चन करना, मन ही मन, बिल्कुल बिल्कुल शब्द नहीं आने चाहिए एक भी मुंह से, और एक बार मेरी वर्डिंग्स के साथ करना। कौन सा इजी टास्क लगता है और किसी में आपको ये फील होगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन 100% सही है। लैंग्वेज आनी चाहिए कि हमारी क्रेडिटर 2 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गए, ओके, 50,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, है ना। लाइबिलिटीज कम हो गई तो 50,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? प्रॉफिट हुआ तो माइनस, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? माइनस। हमारे मुंह से प्रॉफिट का शब्द निकलते ही हमारा दिमाग सिग्नल एक्सेप्ट कर लेगा कि प्रॉफिट को माइनस करना है मुझे। यहां तक की बात आती है। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां खत्म हो जाती है। लास्ट में आंसर निकलने के बाद फिर टैक्स पेड, जो मैंने बताया था ना, नीचे टैक्स पेड माइनस होता है, वहां पर टैक्स पेड और माइनस हो जाएगा। देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आज यहां फिनिश हो जाती है। कल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
जो भी 6, 7 जो भी क्वेश्चन है वहां से हम टारगेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। तो आज की क्लास में यहाँ पर ओवर करता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म। जिस दिन हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट ऊपर करेंगे उस दिन देखूंगा मैं। फिलहाल ऑपरेटिंग मैंने खत्म करा दी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किसी भी बच्चे को अगर कैसा भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आई होप कोई डाउट वैसे होगा नहीं। बताओ बेटा, किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो बताओ फटाफट। नहीं है किसी बच्चे को कोई डाउट, चले फिर अब। कैसा भी अगर कोई डाउट होता है तो बताना, अदरवाइज ठीक है। चलो।